नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जॉर्ज सोरोस का नाम आपने अब तक सुन ही लिया होगा। नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत से इल्जाम लगाए हैं। अदानी का जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन वाला एलिगेशन है, इसमें बहुत कुछ बोला है। जॉर्ज सोरोस ने बोला है कि जो अदानी के शेयर्स गिरे हैं, इसके चलते नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप अफेक्ट होगी। आगे आने वाले समय में डेमोक्रेसी का रिवाइवल होगा। फिर 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंडियन मुस्लिम से उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश की। फिर यूक्रेन रशिया वॉर, कश्मीर इशू, पता नहीं बहुत ही ज्यादा बकवास कर गए यहाँ पे जॉर्ज सोरोस। खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि जॉर्ज सोरोस की बात को इंडिया में सुना भी बहुत जा रहा है। तो ऐसा क्या खास है इंसान में कि इसकी बात को बहुत कुछ सुना जा रहा है। तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइज थोड़ा इंस्पायरिंग तो देखो है। मैं आपको बता दूं, हंगेरियन अमेरिकन है, हंगरी में पैदा हुए थे 1930 में। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और हिटलर ने, नाजीज ने ज्यूज को मारना शुरू हुआ और हंगरी में बड़ी तादाद में ज्यूज रहते थे और उसमें से एक जॉर्ज सोरोस और उनकी फैमिली थी। हंगरी में इनकी फैमिली अच्छी खासी इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन जब नाजीज वहां पे पहुंचे तब ज्यूज के ऊपर एकदम से खतरा है। ज्यू कम्युनिटी हमेशा से बहुत स्ट्रांग और बहुत इन्फ्लुएंशियल रही है, पैसे वाली रही है, बिजनेस दिमाग रहता है इनका। तो इनको हंगरी से भागना पड़ गया, इनकी पूरी फैमिली को हंगरी से भागना पड़ गया। और एकदम से जब आपने सारे एसेट्स छोड़ के भागते हो तो ओवरऑल आप कहीं अमीर नहीं रहते हो। 1947 में भागते भूगते लंदन पहुंचे। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने फिलॉसफी पढ़ी। फिर ये न्यूयॉर्क गए। धीरे धीरे अपने टैलेंट के दम पे ये ऊपर उठे और बिलियनियर बने। तो नो डाउट दोस्तों, जो इनिशियल जर्नी रही है जॉर्ज सोरोस की, वो अपने आप में एक इंस्पायरिंग है। रैक्स से रिचेस की कहानी समझ लीजिए। जब ऑब्वियस सी बात है, हंगरी से भाग के आए थे तो अमीर नहीं रहे थे, गरीब हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को अपनी काबिलियत के दम पे अमीर बनाया। इसीलिए आज की डेट में इनकी दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये जो बोल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर, आप कह लो ये जयशंकर साहब, इनको जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी यहां पे बोला है जॉर्ज सोरोस ने, वो एक्चुअली में पूरी तरीके से सही नहीं और एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है। वैसे देखा जाए तो रिसेंटली जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे इंडिया के, पी चिदम्बरम साहब, पी चिदम्बरम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस की बातों को पी चिदम्बरम ने भी सपोर्ट नहीं किया। हाँ, पी चिदम्बरम ने यह जरूर बोला है कि भाई जो बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस खतरनाक है, इंडिया की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, एंटी इंडिया, ये सब बातें सही नहीं है। बट जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल लॉजिक जॉर्ज सोरोस ने दिया है वो ठीक नहीं है। मतलब कि ये जो अदानी का डिबैकल है, इस डिबैकल के चलते कल की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, डेमोक्रेसी का रिवाइवल होगा इंडिया के अंदर, इस प्रकार की बकवास बातों को यहाँ पे पी चिदम्बरम ने भी रिफ्यूट किया है, क्योंकि ये बातें सुनने में ही बकवास लग रही थी। बट इन बकवास बातों को क्या किसी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बोला है यहाँ पे जॉर्ज सोरोस ने? जॉर्ज सोरोस की हिस्ट्री में अगर आप देखो तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग से बहुत पैसा कमाया है। और जब हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने अदानी के ऊपर इल्जाम लगाया तो अदानी ने जो अपने सबमिशंस किए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है अदानी के शेयर होल्डर्स के, उनकी शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने और इनके एसोसिएट्स ने बहुत पैसा कमाया है। तो भले ही यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाया, लेकिन शॉर्ट सेलिंग करके अदानी के शेयर्स की बहुत पैसा कमाया। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कैसे की? अब देखिए, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी के, मान लीजिए आपके पास कोई, आप मेरा मतलब कह लीजिए फॉलोअर हो, मोहन, उसके पास अदानी के मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं। मतलब अदानी के शेयर्स में आपने ओवरऑल इन्वेस्ट कर रखा है। अब मैं मान लो एक शॉर्ट सेलर हूं, मैं आपके पास आता हूं और आपको बोलता हूं कि भाई तुम अदानी के 1000 शेयर्स मुझे दे दो। वैसे मैंने ये लॉजिक आपको अपने करंट और एडिटोरियल की वीडियोस में ही बताया था, यहां फिर से बता देता हूं क्योंकि टॉपिक रेलेवेंट है। तो आप, मोहन के पास 1000 शेयर्स हैं अदानी के, एक शेयर 5000 रुपए का है, तो टोटल मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की हो गई 50 लाख। अब मैं आपके पास आता हूं, मैं शॉर्ट सेलर हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि यार कुछ दिन के लिए तुम अदानी के 1000 शेयर्स मेरे को दे दो। तो आप बोलोगे ये लो 1000 शेयर्स, लेकिन मैं आपसे 1000 शेयर्स उधार पे ले रहा हूं। मतलब मैं मोहन से 1000 शेयर्स अदानी के उधार ले रहा हूं। उधार ले रहा हूं मतलब यही शेयर्स मैं वापस कर दूंगा मोहन को। मैं शेयर्स खरीद नहीं रहा हूं, मैं उधार पे ले रहा हूं। शॉर्ट सेलर हमेशा इन्वेस्टर्स के शेयर को उधार पे लेता है, क्योंकि मोहन यहां पे इन्वेस्टर, उसने अदानी के 1000 शेयर खरीद रखे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, मोहन मुझे दान धर्म में शेयर नहीं देगा, कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्ट या फिर आप कह लो कुछ पैसा लेगा। तो मान लो 50 लाख के इस ट्रांजैक्शन पे
मैंने मान लीजिए 40-50 हज़ार रुपए यहाँ पे मोहन को दे दिए, और मैंने ये 1000 शेयर्स अदानी के मोहन से लिए और इनको मार्केट में जाके बेच दिया। 50 लाख रुपए मेरे पास आ गए, जो कि एक शेयर की कीमत थी 5000 रुपए। अब एकदम से अदानी के शेयर की कीमत गिर जाती है और वो शेयर की कीमत पहुंच जाती है 3500 रुपए प्रति शेयर। जो पहले 5000 रुपए का एक शेयर बिक रहा था, वो अब 3500 का बिक रहा है। तो अब मैं मार्केट में जाऊंगा और 1000 शेयर्स खरीदूंगा, मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 3500 रुपए पर शेयर के हिसाब से 35 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो मैंने जब 1000 शेयर लिए थे मोहन से, जब उनको बेचा था मेरे पास 50 लाख रुपए आया था। अब मैंने वही 1000 शेयर जब मार्केट में खरीदे, उनके दाम गिरने के बाद, तो मेरे पास कितना पैसा आया? 35 लाख रुपए आया। कितने का प्रॉफिट आया? 15 लाख। मतलब वो 1000 शेयर्स मैंने लिए, उसके लिए मैंने 35 लाख पे किए और वो 1000 शेयर्स में मोहन को लौटा दूंगा। मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 15 लाख। उसमें से जो 50,000 मैंने इंटरेस्ट के दिए थे वो माइनस कर दो, 14.5 लाख, तब भी प्रॉफिट हुआ। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। जब आपको पता होता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट के, स्टॉक के, करेंसी के वैल्यू गिरने वाली है, तब आप उसकी शॉर्ट सेलिंग करते हो। किसी इन्वेस्टर से वो शेयर उधार पे लेते हो, खरीदते नहीं हो, उधार पे लेते हो, वो शेयर को मार्केट में बेच देते हो। उसके बाद जब शेयर के दाम गिर जाते हैं, वही शेयर मार्केट में खरीद लेते हो और जो डिफरेंस होता है उसका कमा लेते हो। मतलब 50 लाख रुपए का मैंने बेचा और 35 लाख का खरीद लिया, 15 लाख का प्रॉफिट किया और 1000 शेयर जिससे लिए थे उसको वापस कर दिए। यही यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया है, ऐसा अदानी बोल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च इस प्रकार की रिपोर्ट अदानी के पास पब्लिक करने वाला था, इसीलिए हिंडनबर्ग ने बड़ी तादाद में अदानी के इन्वेस्टर्स से शेयर उधार पे लिए और उनको मार्केट में बेच दिया। बड़ा पैसा आ गया अदानी का हिंडनबर्ग के पास। फिर हिंडनबर्ग ने अदानी के अगेंस्ट ये रिपोर्ट रिलीज कर दी। इस रिपोर्ट के चलते अदानी के स्टॉक्स और शेयर्स के दाम गिर गए और बाद में गिरे हुए दामों पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर्टिकुलर शेयर को खरीदा और डिफरेंस का पैसा कमा लिया। तो ये एक स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, एक सिक्योरिटीज फ्रॉड है, ऐसा यहां पे अदानी ग्रुप की सबमिशन रिपोर्ट बोल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर अदानी की बात सच है तो एक इंक्वायरी तो हिंडनबर्ग पे भी होनी चाहिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की यहां पे जो कमेटी बनी है, वो इस पर्टिकुलर फैसेट को खंगालेगी, क्या क्या हिंडनबर्ग ने इस प्रकार का कोई सिक्योरिटी फ्रॉड किया है। पर प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च यूएस बेस्ड है, फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रही है। इनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस के लिए हम इनको अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे। और शॉर्ट सेलिंग इलीगल नहीं है। लिमिटेड फ्रेमवर्क में और प्रॉपर तरीके से जो भी सेंट्रल बैंक ने नियम कानून बना रखे हैं या फिर सिक्योरिटीज और स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने नियम कानून बना रखे हैं, उसके हिसाब से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो टेक्निकली अगर ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहां पे किया है तो उसको इंडियन रेगुलेटर्स अकाउंटेबल नहीं कर पाएंगे। बट डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ है जैसा अदानी क्लेम कर रहा है, तो ये एक बड़ा गेम प्लान है। क्योंकि देखिए, अदानी अगर स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है तो इस प्रकार के स्टॉक मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में और भी प्लेयर्स कर रहे होंगे। लेकिन यहां पे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट का फायदा उठा के शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कौन कमा रहा है? हिंडनबर्ग रिसर्च। और ये जो जॉर्ज सोरोस नाम का इंडिविजुअल है ना, इसने भी शॉर्ट सेलिंग करके बहुत पैसा कमाया। अगर यहां पे विकिपीडिया के फिगर्स के देखिए तो $8 बिलियन का ओवरऑल इनका एसेट है। फिर एक ओपन फाउंडेशन करके भी इनकी है, दुनिया ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है और दुनिया में ओपन डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल सोसाइटी, इन सब के रिस्पेक्ट में काम करती है। यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज को काफी चंदा भी देते हैं यहाँ पे जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन जॉर्ज सोरोस का बहुत सी जगहों पे गलत नाम आया है। जॉर्ज सोरोस को बोला जाता है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या किया था जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड में कि भाई पाउंड्स में डीवैल्यूएशन होने वाला था, ये बात जॉर्ज सोरोस को पता थी। तो बड़े तादाद में इन्वेस्टर से पाउंड खरीदे यहां पे, किसने? जॉर्ज सोरोस ने। और उन पाउंड्स को डॉलर के बदले में एक्सचेंज कर लिया। तो पहले पाउंड्स की वैल्यू ज्यादा थी, उसके बदले में जितने डॉलर्स मिले, उन डॉलर्स को जब फिर से पाउंड के साथ एक्सचेंज किया तो एक बड़ा प्रॉफिट कमाया। $1 बिलियन उस समय पे कमाया था जॉर्ज सोरोस ने। अब ये बात है दोस्तों 1992 की। 1992 में $1 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता था। आज की डेट में $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपए। अगर 80 का कन्वर्जन रेट देखो तो आप समझ ही जाइए 1992 में 8,000 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। अब समझिए यहां पे जॉर्ज सोरोस ने किया क्या। मान लीजिए 1 पाउंड उस समय पे $1 के बराबर का था। तो अगर बड़े स्केल पे पाउंड का कन्वर्जन कर रहा है यहां पे जॉर्ज सोरोस, मतलब बड़े स्केल पे पाउंड खरीद के डॉलर से कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 पाउंड देगा तो $1 जॉर्ज सोरोस को मिल जाएंगे। वो डॉलर लेके यहां पे रख लेगा कौन? जॉर्ज सोरोस। फिर पाउंड की वैल्यू डी वैल्यू होगी। और अब मान लो
$1 में 1.2 पाउंड्स मिल रहे हैं। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। पाउंड $1 के बराबर का था मान लो। उस समय पे जॉर्ज सोरोस ने बहुत करोड़ों रुपए लगा दिए और 1 पाउंड के बदले में कन्वर्जन करके डॉलर अपने पास रख लिया। फिर पाउंड की वैल्यू गिरती है, पाउंड $1 1.2 पाउंड के बराबर हो जाता है। तो उस केस में फिर यहां पे जॉर्ज सोरोस क्या करेगा, $1 देगा और उसके बदले में 1.2 पाउंड ले लेगा और जिससे उसने पाउंड लिए थे उनको लौटा देगा। तो मान लो यहां पे उसने पाउंड लिए हैं कहीं से $1 बिलियन के, तो उसके पास अब कितने पाउंड आ जाएंगे, इफेक्टिवली $1.2 बिलियन। क्योंकि जब उसने पाउंड लेके डॉलर से कन्वर्ट किए थे तब 1 पाउंड $1 का था और जब वो वापस कन्वर्ट कर रहा है तब $1 1.2 पाउंड का है। मतलब पाउंड के डिवैल्यूएशन का फायदा उठाया बैंक ऑफ इंग्लैंड को। ओवरनाइट यहां पे काफी नुकसान हुआ था, इसलिए 1992 में जॉर्ज सोरोस को बोला गया था ही वॉज अ मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्योंकि पाउंड इन्वेस्टर्स के मार्केट से उठा के पहले डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर बाद में जब पाउंड की वैल्यू गिरी तो उसी डॉलर से फिर से पाउंड ले लिया और इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया और बीच में $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा गया जॉर्ज सोरोस। यही कांड जॉर्ज सोरोस ने जापानीज येन और यूएस डॉलर में भी करने की कोशिश की थी, बट यहां पे जॉर्ज सोरोस का दांव उल्टा पड़ गया था। एक ही दिन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया था क्योंकि जापानीज येन डीवैल्यू नहीं हुआ यूएस डॉलर के अगेंस्ट, आप कह लो अप्रिशिएट कर गया था। तो ऐसा नहीं कि हमेशा फायदा ही हुआ है जॉर्ज सोरोस को। बैंक ऑफ इंग्लैंड के केस में अगर $1 बिलियन कमा गए थे तो जापानीज येन वाले केस में काफी घाटे में भी चले गए थे। जो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी ना, थाईलैंड वगैरह में, इंडोनेशिया में, उसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जॉर्ज सोरोस को भी, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वहां पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। तो बेसिकली जॉर्ज सोरोस एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसा स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है जो मार्केट सेंटिमेंट का फायदा उठा के काम करते हैं। इनफैक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर क्रिमिनल केस भी चला है जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट। तो जॉर्ज सोरोस इज नो, आप कह लो एंजल। जॉर्ज सोरोस अपने आप में एक बिजनेसमैन है, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं जॉर्ज सोरोस साहब कि हाँ भाई इंडिया के अंदर गौतम अदानी का ये जो राउट हुआ है उसके चलते नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी और एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा, ये बस एक बकवास है। शायद एक कोशिश हो इंडिया के स्टॉक मार्केट को और गिराने की, और इसी तैयारी में हो सकता है शॉर्ट सेलिंग करने की भी तैयारी कर रखी हो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस ने और उनके एसोसिएट्स ने भी। वेर नो, देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि अदानी के इस राउट से हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं किए, हो सकता है उसने किए हो, लेकिन अदानी ने अगर स्टॉक मैनिपुलेशन किए हैं और हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके यहां पे शेयर्स गिरा के प्रॉफिट कमा रहा है, तो हिंडनबर्ग भी यहां पे कोई बहुत दूध का धुला नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस अपने आप में इतने ताकतवर नहीं है कि वो देश की इकोनॉमी को हिला दें। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगा के और गौतम अदानी के साथ जोड़ के ओवरऑल हो सकता है वो सोच रहे हो कि सेंसेक्स निफ्टी बड़े स्केल पे गिरा देंगे और शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमा लेंगे। देखिए जल्दी ऐसा होने वाला है नहीं। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया की तरफ से जॉर्ज सोरोस को जवाब देने के लिए बैठे हैं जयशंकर साहब। मैं यहीं पे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी बोला जॉर्ज सोरोस ने बोला, रायजाना डायलॉग जो सिडनी में हो रहा था वहां पे जयशंकर साहब ने जवाब दिया। जयशंकर साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। जयशंकर साहब के जवाब देने का तरीका इसलिए भी अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब मोदी जी या फिर अमित शाह जी जवाब देते हैं तो उनका जवाब थोड़ा पॉलिटिकल टोन में होता है। वो देश के लोगों के साथ रैलियों में तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब फॉरेन मीडिया पर्सन को जवाब देने की बात आती है तब जयशंकर साहब के जो मीडियम और जो ओरेटरी स्किल्स हैं उसकी बात ही अलग होती है। वो अपने आप में इंडिया को एक हैवीली एंग्लिसिसाइज्ड येट इफेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जॉर्ज सोरोस को यहां पे एक डेंजरस बताया गया, और डेंजरस है भी ऐसा इंसान जो इंडिविजुअल ओवरऑल स्टॉक मैनिपुलेशन करके उसने अपनी पूरा फॉर्च्यून बना रखा है। इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी नीचे गिरा के शॉर्ट सेलिंग करने का इसका प्लान होगा। अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनका काम ही यही होता है। इन्होंने थाईलैंड में, कंबोडिया में ये किया। इनफैक्ट मलेशिया के तो प्राइम मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया था कि जॉर्ज सोरोस ने एशिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो ये चीज इंडिया में भी हो जाएगी तो खूब पैसा कमा लेंगे। हो सकता है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बैठे हुए हो, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के स्टॉक मार्केट्स इतने कमजोर नहीं है। तो यहां पे जरूरी यह है कि ये शॉर्ट सेलर्स के मोडस ऑपरेंडी को समझना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अदानी में स्टॉक मैनिपुलेशंस के इल्जाम लगाए हैं उनको भी यहां पे स्टडी करना जरूरी है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी बन चुकी है। और वो जो भी रिपोर्ट में यहां पे बातचीत होगी वो ओपन होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन लेने से मना कर दिया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे
कि भाई जॉर्ज सोरोस यहां पे बोल रहा है कि पीएम मोदी यहां पे गौतम अदानी को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएम मोदी के यहां पे गौतम अदानी से लिंक है। तो यहां पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों, पीएम मोदी इंडिया के सारे कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन ये है कि इन कॉर्पोरेट्स के दम पे इंडिया की इकोनॉमी खड़ी हुई है। जी हां, एक देश के अंदर जितने बड़े कॉर्पोरेट्स होंगे, जितने बड़े बिजनेस हाउसेज होंगे, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी। यूएस के अंदर देख लीजिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिया के अंदर अब हाँ, इंडिया के अंदर चीजों को पॉलिटिसाइज बहुत किया जाता है कि हाँ भाई इस बड़े कॉर्पोरेट ने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है पीछे से बहुत सारा चंदा दे दिया होगा। तो ये पॉलिटिकल डोनेशन पूरी दुनिया में चलते हैं। आपको क्या लगता है चाइना यूएस जैसी, चाइना तो चलो एक टोटलिटेरियन कंट्री है, यूएस में ये पॉलिटिकल डोनेशन नहीं चलते होंगे। तो देखिए किसी भी एक कंट्री को ग्रो करने के लिए और खासकर आज की डेट में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ग्रो करने के लिए एक लीडर का अपने कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना जरूरी होता है। और पीएम मोदी यहां पे केवल गौतम अदानी को ही नहीं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं इंक्लूडिंग एमएसएमई सेक्टर, उसको सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स हमारी आप कह लो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी होने चाहिए। ये कॉर्पोरेट्स एक लिमिट से ज्यादा मोनोपोलिस्टिक स्टांस ना ले लें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो आपका इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, येट इफेक्टिव है, मैंने कोशिश की है कि आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।